ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं दीपक कुमार आज एक बार फिर से आपके लिए भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर के आया हूं। और आज के क्लास में हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू किए थे। और हड़प्पा सभ्यता की अगर बात की जाएगी तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो परीक्षा में आपसे पूछेगा वो है उसका नगर नियोजन। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है वो अपने शहरीकरण के लिए जाना जाता है। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप सबको बताया भी था कि जो हड़प्पा सभ्यता है तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में भी जानते हैं। और इसका वजह जो है वो कहीं ना कहीं उसकी जो नगर नियोजन प्रणाली थी, जो उसकी सुदृढ़ जो सीवरेज सिस्टम था, तो इन सारी बातों को लेकर ही हड़प्पा जो है वो भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड के रूप में व्यवस्थित है और पूरे विश्व प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी, चाहे ऐसा आप लोग फील भी किए होंगे कि कोई भी बच्चा जो इतिहास में कुछ नहीं जानता होगा तो उसके सामने भी अगर आप हड़प्पा का नाम ले लीजिएगा तो वो उस चीज को जरूर जानता होगा, हड़प्पा के बारे में जानता होगा, हड़प्पा का नाम जरूर सुना होगा। इतना पॉपुलैरिटी है हड़प्पा सभ्यता की। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो रही थी वो थी उसकी नगर नियोजन प्रणाली, उसका जल निकासी प्रणाली, उसके जो सड़क व्यवस्था था। इन सारी बातों के कारण ही हड़प्पा अपने आप में महत्वपूर्ण है और इन्हीं सारी बातों को आज के लेक्चर में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग को आज पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट पहले बताया कि इसकी नगर नियोजन प्रणाली जो है वो बहुत ही ज्यादा विस्तृत थी और बहुत ही ज्यादा विकसित अवस्था में थी। उस टाइप का नगर नियोजन प्रणाली जो है आज भी कुछ ही जगहों पे देखने को मिलता है। ठीक, इतना बढ़िया व्यवस्था था उस टाइम का। जल निकासी प्रणाली भी उसी टाइप की, एकदम आधुनिक टाइप की लगती थी। और उन सारी बातों को आज हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे कि उनकी क्या खासियत रही थी। चलिए ध्यान से समझिए, आज का जो मेन हम लोग का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता को लेकर के वो है उसकी नगर नियोजन प्रणाली। ठीक है, नगर नियोजन प्रणाली, ध्यान दीजिएगा। नगर नियोजन प्रणाली जो है हड़प्पा सभ्यता की, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ आप एक बार ध्यान से सुन लेंगे तो सुनते ही आपको लगभग मेरा दावा है कि इससे संबंधित लगभग 80% जो फैक्ट हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जब आप नोट्स बनाइएगा, एक बार पहले बढ़िया से सुन लीजिए, उसके बाद दोबारा इसको देख करके और उसका नोट्स बनाइए। जब नोट्स बनाइएगा तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि उसके बाद में आपको कभी भी हड़प्पा से संबंधित प्रश्न छूटने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज आपको ध्यान देना है कि अगर हड़प्पा सभ्यता के अगर हम लोग नगर नियोजन प्रणाली की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग 3 पहलुओं का अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हम लोग देखेंगे नगर, कि नगर किस तरह से बसाए गए थे। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे इसमें जो वहां पे सड़कों का विकास था। ठीक है, सड़क, नगरों का विकास देखेंगे कि किस तरह से नगर बसाए गए थे। दूसरी चीज देखेंगे कि उसमें सड़कों का विकास किस तरह से किया गया था, उनकी खासियत क्या रही थी। और तीसरा चीज इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इसकी जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली। तो आज के लेक्चर में हम लोग मुख्य रूप से इन 3 चीजों के बारे में देखेंगे। उसके बाद में और अगर हम लोग को थोड़ा सा विस्तार में देखना हो तो हम लोग देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर बनाए गए थे, जो आवास के लिए जो घर बनाए गए थे, रहने के लिए जो घर बनाए गए थे, तो उन घरों की क्या खासियत थी और किस तरह से उन घरों को बसाया गया था। तो इन 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पे आज हम लोग बात करेंगे।
चलिए सबसे पहले पहले हम लोग बात करते हैं नगर के बारे में कि नगर किस तरह से बसाए गए थे। और इसमें आपको हम बता दें कि हड़प्पा सभ्यता की अगर हम लोग बात करें और हड़प्पा सभ्यता के अगर नगरों का अध्ययन करें तो इसमें एक चीज कॉमन मिलेगा। इसके अधिकांश जो नगर थे वो आमतौर पे दो हिस्सों में बटे होते थे। समझिएगा ध्यान से, इसके जो नगर होते थे वो कितना हिस्सा में बटे होते थे? दो हिस्सा में, जिसमें से एक जो हिस्सा होता था उसको हम लोग कहते थे पश्चिमी टीला। ध्यान से समझिएगा, पश्चिमी टीला, ठीक है। और दूसरा वाला जो था उसी को हम लोग कहते थे पूर्वी टीला, ठीक है। ध्यान से सुनिए, हड़प्पा के जो नगर थे वो नगर कितने भागों में बटे होते थे? तो दो भाग में, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ये होते क्या थे अब हम लोग ध्यान से समझेंगे। ध्यान से अगर आप लोग समझिएगा तो देखिए, पहली बात ध्यान देना है कि पूर्वी टीला जो है ये अपेक्षाकृत छोटे आकार का होता था, जबकि जो पश्चिमी टीला जो है छोटे आकार का होता था और जो पूर्वी टीला है वो काफी बड़े आकार का होता था, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पूर्वी टीला जो है, पूर्वी टीला का आकार कैसा होता था जी? तो आकार इसका बड़ा होता था, पहला चीज। दूसरा चीज, यहाँ पे अधिक जनसंख्या रहती थी, अधिक जनसंख्या रहती थी। दो चीजें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, इन दो भागों में प्रत्येक नगर को बांटा गया था। इसमें कुछ अपवाद मिलेंगे, उनको हम आगे आपको बताएंगे। आमतौर पे अधिकांश जो नगर थे हड़प्पा सभ्यता के, वो अधिकांश नगर प्रायः दो भागों में बांटे गए थे, यानी कि उनका विस्तार जो है वो दो भागों में था, ठीक है। जिसमें से एक भाग जो था उसको हम लोग पश्चिमी टीला कहते थे और जो दूसरा वाला भाग था उसको हम लोग पूर्वी टीला कहते थे। क्लियर है? पूर्वी टीला की अगर बात करें तो पूर्वी टीला का आकार काफी बड़ा था, जबकि इसका आकार जो है ये छोटा होता था, ये छोटे आकार का होता था। पश्चिमी टीला का आकार छोटा होता था जबकि पूर्वी टीला का आकार बड़ा होता था। अब इससे आप खुद जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां पे आकार बड़ा तो वहीं पे तो ज्यादा लोग रहते होंगे ना। तो यही बात है, जहां पे आकार बड़ा था, जो बड़ा क्षेत्र था, यहाँ पे अधिकांश जनसंख्या जो थी वो उस समय निवास करती थी। उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि जो पश्चिमी टीलों का निर्माण किया जाता था ये आमतौर पे ऊंचे स्थलों पे किया जाता था। जो ऊंचे स्थान थे उन स्थानों पर पश्चिमी टीले का निर्माण किया जाता था, जबकि अगर हम लोग पूर्वी टीले की बात करें तो ये आमतौर पे नदी के तट पर बनाए जाते थे। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे समझिए। जैसे कि ये मान लीजिए कि ऐसे नदी प्रवाहित हो रही है और ये नदी की घाटी है। समझिएगा बात को, ये नदी की घाटी है, यहाँ पे ये नदी प्रवाहित हो रही है, ठीक, नदी प्रवाहित हो रही है। तो अब समझिएगा बात को, क्या था, जो ये वाला जो तट वाला जो मेन एरिया है, देख रहे हैं, जो नदी का मेन तट वाला जो एरिया है, तो ये अपेक्षाकृत इससे क्या है, नीचे है, ठीक। तो इसी निचले भाग में जो नदी के तट पे, जो नदी के किनारे वाला जो मेन एरिया होता था, वहां पर किस टीला का निर्माण किया जाता था? तो पश्चिमी टीला का। जबकि जो पूर्वी टीला का निर्माण नदी के तट पर किया जाता था, जबकि जो पश्चिमी टीला था ये वाला, तो इसका निर्माण कहाँ? तो जो ऊंचा क्षेत्र होता था, यानी कि नदी के तट से दूर वाला जो मेन इलाका होता था, वहां पे जो है पश्चिमी टीले का निर्माण किया जाता था। क्लियर है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए। अब समझिए आप लोग यहाँ पे कि जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पश्चिमी टीला का स्थान कैसा होता था, ऊंचा होता था। दूसरा चीज एक और आपको इसमें ध्यान देना है, जो पश्चिमी टीले होते थे ये आमतौर पे रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। ध्यान से समझिएगा, जो पश्चिमी टीला होता था ये आमतौर पे रक्षा प्राचीर से घिरा होता था और इसी को हम लोग दुर्ग कहते थे। और इसीलिए ये चूंकि दुर्गीकृत होता था, इसलिए हम लोग पश्चिमी टीले को दुर्ग भी कहते हैं, ठीक। जो पश्चिमी टीले होते थे हड़प्पा के नगरों के, तो
तो उस पश्चिमी टीले को हम लोग दुर्ग भी कहते थे, या इसी को गढ़ी कहा जाता था। दुर्ग या गढ़ी या फिर पश्चिमी टीला जो था ये सुरक्षित इलाका माना जाता था। यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या है कि चूंकि पूरी तरह से यहाँ पे दुर्गीकृत किया गया है इसको। दूसरा चीज कि ये ऊंचा स्थान पे है, ठीक। तो इस तरह से ये सुरक्षा की दृष्टि से काफी अधिक महत्व रखता था और सबसे सुरक्षित स्थान होता था। उसके बाद में अगर आप लोग देखें तो अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर तो मान लेते हैं अधिकांश जनसंख्या रहती थी, तो आखिर इस स्थान पे कौन रहता था? तो आपको ध्यान देना है कि जो दुर्ग या गढ़ी वाला क्षेत्र था तो यहाँ पे कुलीन लोग रहते थे, ठीक है। कौन लोग रहते थे? कुलीन। उस समय के जो पुरोहित थे, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, वो सारे के सारे लोग यहाँ पे पश्चिमी टीले पे निवास करते थे। उनके आवास जो है वो पश्चिमी टीले पर स्थित होते थे। दूसरी चीज, ये वाला जो मेन बेल्ट था, यहाँ पे जो आम जनसंख्या थी, जो आम लोग थे, ठीक, जो आम जनता थी, वो इस क्षेत्र में निवास करती थी, पूर्वी टीले में रहती थी, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें और एक बात आपको ध्यान देना है कि ये जो क्षेत्र था ये आमतौर पे अधिकांश शहरों में ये दुर्गीकृत नहीं था, ठीक है। इसमें दुर्ग नहीं बनाए गए थे। और एक बात महत्वपूर्ण समझिए, ये जो दुर्ग बनाए जाते थे, ये दुर्ग आमतौर पे दो प्रकार के ईंटों का प्रयोग करके बनाए जाते थे। जो दुर्गीकरण किया जाता था पश्चिमी टीले का, तो पश्चिमी टीले का दुर्गीकरण कैसे किया जाता था? तो दो प्रकार की ईंटों का प्रयोग करके इस टीले का दुर्गीकरण किया जाता था। और इसमें आपको ध्यान देना है कि इसमें दो प्रकार की जो ईंटें होती थी, उसमें से कुछ ईंटें जो हैं ये कच्ची होती थी और कुछ ईंटें जो है ये पक्की होती थी। जो कच्चे ईंटें होते थे इसका प्रयोग, ये अंदर वाला जो मेन आप पार्ट देख पा रहे हैं, तो अंदर की ओर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। दुर्गीकरण के समय अंदर की ओर किसका प्रयोग किया जाता था? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जबकि जो पकी हुई ईंटें होती थी इनका प्रयोग बाहर की ओर किया जाता था। तो ये इस समय खासियत थी यहाँ पे नगर की, ठीक। एक बार फिर से रिकॉल कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित होते थे? तो दो भाग में। कौन कौन? तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला पश्चिमी टीला, दूसरा पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले में क्या रहता था? तो पश्चिमी टीले में जो उस समय के जो कुलीन लोग थे, जो पुरोहित होते थे या जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं ये आमतौर पे पश्चिमी टीले में रहते थे, ठीक है। पश्चिमी टीले पर इनका आवास होता था। दूसरा चीज, जो पूर्वी टीला था इसका आकार बड़ा था, लेकिन यहाँ पे जो है आम जनसंख्या रहती थी। जो आम जनता थी उस समय वो कहाँ रहती थी? तो पूर्वी टीले के क्षेत्र में रहती थी और पश्चिमी टीले पे प्रशासनिक अधिकारी। तीसरी चीज मैंने बताया कि पूर्वी टीला जो है ये सुरक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं था, ये सुरक्षित स्थान नहीं होता था। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं नदी के तट पे पूर्वी टीले को बनाया जाता था, यानी कि स्वाभाविक है अगर कभी बाढ़ आई तो पहले किसको डुबाएगी? जो पूर्वी टीला है उसको डुबाएगी। जबकि पश्चिमी टीला सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते थे, ये ऊंचे स्थानों पर बनाए जाते थे। दूसरा चीज, इनको दुर्गीकृत किया जाता था ताकि बाहरी आक्रमण कभी हो, चाहे कोई भी समस्या आए तो फिर उससे इन लोगों को, जो पुरोहित लोग थे, उन लोगों को सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है। तो ये मेन इसकी खासियत रही थी। तो ये तो मेन आम तौर पे जहां मिलता था वो मैंने आपको बताया। इसके अतिरिक्त आपको कुछ महत्वपूर्ण नगर थे जिनके बारे में ध्यान देना है, क्योंकि ये दुलरुआ थे। क्या है? तो सुनिए ध्यान से। अभी जस्ट पहले मैंने आपको क्या बताया? अभी जस्ट पहले मैंने आपको बताया कि आमतौर पे हड़प्पा के जितने भी नगर होते थे, हड़प्पा के अधिकांश जो नगर थे वो अधिकांश नगर क्या होते थे? तो उनमें जो पश्चिमी टीला था ये दुर्गीकृत होता था। अधिकांश जो नगर थे हड़प्पा के, उनमें जो पश्चिमी टीला होता था वो कैसा होता था? दुर्गीकृत होता था। लेकिन आपको ध्यान देना है कि एक स्थान है जिसका नाम है कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। और कालीबंगा की अगर हम आपसे बात करें तो इसमें ध्यान देना है कि समझिएगा बात को, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आ जाएगा।
अभी मैंने क्या बताया कि अधिकांश जो नगर थे वो क्या होते थे कि दो भागों में बटे होते थे, और जो पश्चिमी टीला होता था वो दुर्गीकृत होता था, रक्षा प्राचीर से घिरा होता था। लेकिन कालीबंगा जो है इस मामले में खास था। यहाँ पे जो दोनों क्षेत्र थे, ध्यान दीजिएगा, दोनों क्षेत्र क्या होते थे, तो एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। ध्यान से समझिएगा जी, घिरे होते थे। हम कहना क्या चाहते हैं सुनिए। अभी क्या है, दो टीला है जिसमें से पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है, लेकिन इसमें क्या होता था, दो टीले थे, ठीक, और दोनों के दोनों टीला जो है एक ही रक्षा प्राचीर से उसको घेर दिया गया था। यानी कि दोनों टीलों को जो है दुर्गीकृत कर दिया गया था, और एक ही पूरा बड़ा सा एकदम दुर्ग बनाया गया, और उस दुर्ग में इन दोनों टीलों को अवस्थित करा दिया गया था। तो ये किसकी खासियत थी, कालीबंगा की, ठीक। दूसरा चीज ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है कि एक और इसमें महत्वपूर्ण नगर मिलेगा। अभी हम लोग किस चीज पे बात कर रहे हैं, जो रक्षा प्राचीर बनाया गया था इसको लेकर के बात कर रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण नगर आपको मिलेगा जिसका नाम था चुनहुदड़ो, ठीक है, चुनहुदड़ो। चुनहुदड़ो की अगर हम आपसे बात करें तो ये भी इस मामले में काफी खास है, जहां सभी नगर आमतौर पे दुर्गीकृत होते थे। सभी नगरों के या तो पश्चिमी टीला या पूरा का पूरा यहाँ पे दुर्गीकृत होते थे। वहीं अगर हम लोग चुनहुदड़ो की बात करें तो यहाँ पे कोई रक्षा प्राचीर नहीं थी जी, कोई रक्षा प्राचीर नहीं थी, कोई रक्षा प्राचीर नहीं था। मतलब जैसे कि यहाँ पे पश्चिमी टीला आप देखें तो पश्चिमी टीला यहाँ पे बनाया गया, क्या दुर्गीकृत बनाया गया है। इसमें दोनों जो टीले हैं उनको दुर्गीकृत किया गया है। लेकिन चुनहुदड़ो एक ऐसा स्थान था जहां पे कोई भी टीला जो है वो दुर्गीकृत नहीं किया गया था। उसके किनारे जो है चार दीवारी नहीं बनाई गई थी, दुर्ग नहीं बनाए गए थे, और उनको रक्षा प्राचीर से सुरक्षित नहीं किया गया था। तो ये खासियत किसकी थी, ये चुनहुदड़ो नामक जो शहर था, चुनहुदड़ो नामक जो स्थल था उसकी खासियत रही थी, जिसको मैंने अभी आपको बताया। ये तो हो गया रक्षा प्राचीर के आधार पर। एक और महत्वपूर्ण चीज हम आपको अभी तुरंत बताएंगे। आपको ध्यान देना है कि दो ऐसे स्थल थे, इसको मिटा दे रहे हैं हम, चाहे यहाँ पे देखिए, दो अन्य स्थल आपको देखना है, जिसमें से एक आपको मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं लोथल, ठीक है। एगो क्या है, लोथल, और एक और स्थल है जिसका नाम था सुरकोतदा, ठीक है, सुरकोतदा। तो ध्यान से समझिएगा, ये दो ऐसे स्थल थे, लोथल और सुरकोटदा, ऐसे स्थल थे जहां पे आपको ध्यान देना है कि दो अलग अलग क्षेत्र नहीं मिले हैं। सुनिएगा ध्यान से, हम क्या कहना चाहते हैं, ध्यान से आपको समझना है कि आमतौर पे नगर, मैंने क्या बताया कि प्रत्येक नगर जो है आमतौर पे हड़प्पा सभ्यता का दो भागों में बटा होता था, जिसमें एक जो है पश्चिमी टीला और दूसरा पूर्वी टीला होता था। लेकिन अगर हम लोग लोथल और सुरकोटदा की बात करें तो यहाँ पे दोनों अलग अलग टीले नहीं थे। दोनों टीले जो थे, ध्यान दीजिएगा, दोनों टीले एक साथ जुड़े थे। दोनों टीले क्या थे, एक साथ जुड़े थे। ये खासियत किसकी थी, तो लोथल और सुरकोटदा की थी। अभी मैंने बताया कि दो टीलों में बटा होता था, लेकिन ये दोनों ऐसे स्थल थे जहां पे पूरा का पूरा नगर जो है वो दो भागों में न बट करके एक साथ में स्थित था, ठीक। और ये दोनों उदाहरण कहाँ मिलते हैं, तो एक मिलता है लोथल में और दूसरा मिलता है सुरकोटदा में। क्लियर है। अब सुनिए, एक और महत्वपूर्ण नगर आपको बताएंगे हम। यहाँ पे दो को भाग मिल रहा है, लेकिन एक ऐसा भी शहर था हड़प्पा सभ्यता में जिसमें 3 भाग मिले थे नगर के, ठीक है। और उस स्थान का नाम था धौलावीरा, ठीक। यानी कि धौलावीरा में जो नगर था ये कितने भागों में बटा था, तो 3 भागों में बटा था, ठीक। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो नगर से संबंधित थे, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। ये नगर वाला पूरा का पूरा सिस्टम आप समझ लीजिए एक बार फिर से। हड़प्पा सभ्यता में आमतौर पे नगरों को कितने भागों में बांटा गया था, तो 2 भाग में, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला।
पश्चिमी टीला ऊंचा भाग होता था, पूर्वी टीला निचला भाग होता था। पश्चिमी टीला ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था, जबकि जो पूर्वी टीला है ये नदी के तट पे आमतौर पे बनाए जाते थे। ये हो गया। अब सुनिए, पूर्वी टीला पे जो प्रशासनिक लोग होते थे, जो कुलीन लोग होते थे, जो पुरोहित वर्ग होता था, ये निवास करता था। जबकि अगर हम लोग बात करें पूर्वी टीले की, तो पूर्वी टीले पे जो आम जनता थी उस समय की, वो निवास करती थी। क्लियर है? अब सुनिए, इसमें मैंने कुछ यहाँ पे अपवाद लिखे हैं जो स्पेशल हैं, उसको समझिएगा। कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र था जहां पे दोनों क्षेत्र यानी कि जो पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला, उन दोनों को एक साथ एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा गया था। ठीक। दूसरा चीज, चुनहुदड़ो एक ऐसा जगह था, एक ऐसा स्थान था जहां पे किसी भी टीले को दुर्गीकृत नहीं किया गया था, रक्षा प्राचीर से घेरा नहीं गया था। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि लोथल और सुरकोटदा ये दो ऐसे स्थल थे जहां पे दोनों टीले एक साथ जुड़े हुए थे। और जबकि धौलावीरा की अगर हम लोग बात करें तो धौलावीरा एक ऐसा स्थान था जहां पे जो संपूर्ण नगर था वो दो भागों में न बट करके, और कितने भागों में बटा था, तो 3 भागों में बटा था। इसमें एक बीच में भी पार्ट पाया जाता था जिसको हम लोग मध्यमा कहते थे। ठीक, मध्यमा ये बीच में पाया जाता था। तो इस तरह से धौलावीरा में जो पूरा नगर था वो 3 भागों में बटा होता था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आपको बताया हड़प्पा के नगरीकरण से संबंधित। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि इस समय सड़क व्यवस्था कैसी थी। ठीक, और उसको आप लोग पूरे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या है सिस्टम पूरा। देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने एक हड़प्पा का पूरा, यहाँ पे समझिए कि ये हो गया आपका कोई सिटी। हड़प्पा का पूरा एक मान लीजिए कि एक कोई स्थल हो गया, सिटी हो गया, इसको मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ध्यान से समझिएगा क्या होता था। हड़प्पा सभ्यता में जो नगर बसाए गए थे उन नगरों के ठीक बीचों बीच में एक सड़क गुजरती थी। ध्यान से देखिए इसको, जैसा मैंने बनाया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर होते थे तो उन नगरों के ठीक बीचों बीच में एक सड़क गुजरती थी, एक चौड़ी सड़क जो लगभग, ध्यान से देखिएगा, जो लगभग 10 मीटर चौड़ी होती थी। ठीक है, 10 मीटर चौड़ी। और इसी सड़क को जो है उस समय राजपथ कहा जाता था। ध्यान से समझिएगा जी। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे तो नगरों के ठीक बीचों बीच में, ये मोहनजोदड़ो की स्थिति है, आमतौर पर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। तो नगर के ठीक बीचों बीच में एक तकरीबन 10 मीटर चौड़ी सड़क गुजरती थी, ठीक बीचों बीच। और उस सड़क को क्या कहा जाता था? राजपथ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। नगर के बीच में एक सड़क गुजरती थी, नगर के बीच में एक चौड़ी सड़क गुजरती थी, और इस सड़क को क्या कहा जाता था? राजपथ। क्लियर है? अब सुनिए, क्या सिर्फ एक सड़क से पूरा सिस्टम सुधर जाएगा? तो नहीं, आपको ध्यान देना है कि ये जो शहर थे ये इतने व्यवस्थित तरीके से बसाए गए थे कि जो मुख्य सड़क थी उस मुख्य सड़क में अन्य जो सहायक सड़कें थी वो कुछ इस तरह से आकर के मिलती थी। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मान के चलिए कि ऐसे मैंने बनाया। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो है सिस्टम है, ऐसे है, मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे इतना मिटा दीजिए। पूरा एकदम सेक्टर टाइप के ये नगर बसाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इधर भी बना लीजिए। तो क्या होता था कि हड़प्पा के नगरों के ठीक बीचों बीच में एक मुख्य सड़क गुजरती थी जिसे राजपथ कहा जाता था। इस राजपथ में अनेक सहायक सड़कें आ करके और इसको समकोण पर काटती थी, 90 डिग्री के एंगल पर इसको काटती थी। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, पूरा एकदम 90 डिग्री के एंगल पे समकोण पे काट रही है। ठीक, तो समझिए बात को। नगर में मुख्य सड़क होती थी और इस मुख्य सड़क को सहायक जो सड़कें होती थी, सहायक सड़कें समकोण पर काटती थी। ठीक है, समकोण पर
काटती थी। ये मेन आपको सड़क व्यवस्था मैंने अभी बताया, ठीक। समझिए बात को। मुख्य सड़क यहाँ पे 10 मीटर चौड़ी होती थी, जो पूरे एकदम जो है शहर के बीचों बीच से गुजरती थी। और इस मुख्य सड़क को अनेक सहायक सड़कें जो है ये समकोण पर आकर के और काटती थी। ये आज के समय में जो सेक्टर्स बनाए जाते हैं और उनमें जिस तरह से सड़कों का विकास होता है, कुछ इस टाइप का जो विकास था वो हड़प्पा के नगरों में देखने को मिलता है, ठीक है। और आगे आप लोग ध्यान दीजिए, ये जो सहायक सड़कें होती थी ये आमतौर पे गलियों में बटी होती थी, यानी कि इनमें आमतौर पे गलियां जो हैं आकर के और मिलती थी। ध्यान से समझिए, यहाँ पे ये क्या है जी, ये मुख्य सड़क हो गया चौड़ी सड़क, ये सहायक सड़क हो गई सहायक सड़क, ठीक है। और ये जो है यही गलियां होती थी, ठीक है। यहां पर भी देख लीजिए, तो ये गलियां होती थी, ठीक ना। मतलब आपको ध्यान देना है, जो हम कहना चाहते हैं उसको समझिए ध्यान से। पहले मुख्य सड़क जो है वो शहर के बीचों बीच में गुजरी, और इस मुख्य सड़क में अनेक सहायक सड़कें आकर के इसको समकोण पे काटती, ठीक। और इन सहायक सड़कों में अनेक गलियां आकर के और मिलती थी, ठीक। इसमें गली आकर के मिलेगी, जो सहायक सड़क है इसमें गलियां जो है आकर के मिलती थी। गलियां सहायक सड़कों में मिलती थी, सहायक सड़कों में समकोण पर मिलती थी, समकोण पर मिलती थी, ठीक है। सहायक सड़कों में क्या करती थी, तो समकोण पर मिलती थी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है। अब सुनिए, ये वाला जो मेन बेल्ट देख रहे हैं यही आपका घर होता था, ठीक। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण खासियत है, यहाँ पे ये तो आप देख लिए कि किस तरह से घरों को व्यवस्थित किया गया था, किस तरह से सड़कों को व्यवस्थित किया गया था, और किस तरह से नगर को व्यवस्थित किया गया था। इसमें सबसे बड़ी खासियत आपको ये देखना है कि जो भी घर होते थे, प्रायः अधिकांश जो नगर थे, लगभग सभी नगर की बात की जाएगी हड़प्पा सभ्यता की, तो सभी नगरों के जो मुख्य दरवाजे होते थे वो कहाँ खुलते थे, तो गलियों में। तो आपको ध्यान देना है कि अधिकांश नगरों में घरों के दरवाजे कहाँ खुलते थे, गलियों में। लेकिन एक ऐसा भी स्थल है जिसका नाम है लोथल। ध्यान से समझिएगा कि लोथल जो है, तो लोथल में जो घरों के दरवाजे होते थे ये कहाँ होते थे, तो मुख्य सड़क पर। आपको ध्यान देना है कि सभी जगहों पे प्रायः हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे, उन सभी नगरों में जो घरों के मुख्य दरवाजे होते थे वो कहाँ खुलते थे, तो गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा जगह था जहाँ पे घरों के दरवाजे जो थे वो कहाँ खुलते थे, तो वो आमतौर पे मुख्य जो सड़क होता था, यानी कि जो मेन ये वाला जो रोड होता था, चाहे ये वाला जो रोड होता था, तो इस मुख्य सड़क पे खुलते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा कि हड़प्पा के किस नगर में घरों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क पर खुलते थे। तो आपको ध्यान रखना है कि वो नगर कौन सा था, लोथल था, ठीक है। ये दुलरुआ क्वेश्चन है जो आपसे परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, और यही प्रश्न जो है आपके नंबर कटवा भी सकता है और नंबर दिलवा भी सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो अभी तक हम लोगों ने किस चीज को देखा, अभी तक हम लोगों ने जो नगर व्यवस्था थी, नगर का विस्तार किस तरह से हुआ था वो देखे हम लोग। उसके बाद में उसमें सड़कों का विस्तार किस तरह से किया गया था, ये चीज हम लोगों ने अभी तक देखा। अब जो है थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो ये भी कंसेप्ट आ जाएगा कि मकान इसमें कैसे बनाए गए थे। और ध्यान से सुनिए कि मकानों का निर्माण जो है वो किस वास्तुकला का प्रयोग करके किया गया था, कौन सा डिजाइन था मकानों का, वो अब आप लोग ध्यान से समझिएगा। सुनिए ध्यान से, हड़प्पा सभ्यता में जो मुख्य मकान जो होते थे वो कुछ इस तरह से होते थे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए कि किसी भी हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल है और उस स्थल का मान लीजिए कि ये कोई मकान हो गया, ठीक।
इन मकानों में क्या होता था कि ये मान लीजिए कि इसका मुख्य दरवाजा रहा, ठीक। तो मुख्य दरवाजा से जैसे ही आप एंट्री कीजिएगा तो आपके यहाँ क्या होता है, अभी जो घर बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है कि मुख्य दरवाजा से एंट्री किए डायरेक्ट एकदम आंगन में पहुंच जाइएगा। लेकिन इसमें क्या होता था कि मुख्य दरवाजे के ठीक सामने जो आवासीय मकान होते थे हड़प्पा सभ्यता के नगरों में, तो उन आवासीय मकान में मुख्य दरवाजा के ठीक सामने एक ऊंची दीवार होती थी, ठीक। ये ऊंची दीवार इसलिए लगाई जाती थी ताकि दरवाजे से एंट्री करने के बाद में कोई व्यक्ति जो है वो सीधे सीधे घर के भीतर क्या हो रहा है, आंगन में क्या हो रहा है वो देख न पाए। लगभग से मान के ऐसा चल सकते हैं हम लोग कि प्राइवेसी को लेकर के ऐसा किया गया होगा। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज इसमें ध्यान रखिए कि अब मान लेते हैं कि यहाँ से आप एंट्री किए, यहाँ पे दीवार है तो किधर से जाइएगा, या तो इधर से जाइएगा या फिर इधर से जाइएगा। यहाँ से जैसे ही आप अंदर गए तो अंदर में यहाँ पे क्या होता था कि पूरा बड़ा सा एक आंगन होता था। ध्यान दीजिए, बड़ा सा क्या होता था, एक आंगन होता था। ये आंगन हो गया, दरवाजा से एंट्री किए, ये मुख्य दरवाजे के ठीक सामने आपको यहाँ पे दीवार मिला। इस दीवार के बगल से आप जब गए अंदर तो बीच में आपको क्या मिलता था, घर के बीच में तो आंगन मिलता था। और ये आंगन जो है वो घर के अन्य हिस्सों की अपेक्षा जो है ये निचला इलाका होता था, ठीक है। ये क्या होता था, तो घर के जो अन्य हिस्से थे तो उन अन्य हिस्सों की अपेक्षा ये निचला भाग होता था, ये गहरा होता था, ठीक। और इसी भाग में आप ध्यान दीजिएगा तो कोने में कुआं और रसोई घर, ठीक। आंगन में ही हड़प्पा सभ्यता के घरों के जो आंगन होते थे तो उन आंगन में ही एक कुआं होता था और एक रसोई घर होता था, ठीक है। और इस रसोई घर से जो निकलने वाला पानी होता था वो यहाँ से ऐसे निकल जाता था, ठीक है। ये इस तरह की व्यवस्था थी आमतौर पे हड़प्पा सभ्यता के घरों की। इसमें और आपको एक चीज ध्यान रखना है, कुछ ऐसे भी मकान प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता में जिन मकानों के अगर हम लोग देखें तो उनमें उन मकानों में सीढ़ियों के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं या सीढ़ियों के होने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। कुछ मकान ऐसे बनाए गए थे हड़प्पा सभ्यता में जिनसे ऐसा ज्ञात होता है कि सीढ़ियों का भी उस समय प्रयोग किया गया था। और चूंकि सीढ़ियों का प्रयोग किया गया था, सीढ़ियों का साक्ष्य मिलता है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में संभवतः 2 मंजिले मकान भी बनाए जाते होंगे, यानी कि 2 तल्ला वाला मकान भी बनाया जाता होगा हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें थी जो आपको ध्यान देना है कि इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के नगरों में मकानों को विकसित किया गया था, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं जल निकासी के बारे में। ध्यान से समझिएगा, आप लोग पूरा का पूरा कंसेप्ट आ जाएगा। सुनिए ध्यान से, अगर हम लोग जल निकासी प्रणाली की बात करें, जल निकासी प्रणाली, तो आपको ध्यान देना है कि हड़प्पा सभ्यता में इतना बढ़िया जल निकासी प्रणाली था कि उतना बढ़िया जल निकासी प्रणाली आज के टाइम में बिहार की राजधानी पटना में भी नहीं है। पटना में भी आज के डेट में आप लोग देखे होंगे कि थोड़ा सा 2 दिन भी अगर पानी बह जाता है, बारिश हो जाता है तो उस स्थिति में पूरा जितना नाला है वो पानी एकदम ऊपर की ओर फेंक देता है और पूरा का पूरा पटना डूब जाता है। और उस समय जो है काफी बदतर स्थिति बन जाती है। उस समय लोगों को पवन सिंह का एक गाना याद आने लगता है, ठीक है। अब वो गाना कौन सा है आप लोग खुद सुन लीजिएगा, ठीक ना। फिलहाल समझिए कि इतनी सुदृढ़ और इतनी विकसित जो सीवरेज सिस्टम जो है, जल निकासी प्रणाली जो है, वो आज के समय में भी कहीं देखने को नहीं मिलती है जितना कि हड़प्पा सभ्यता में था। इस समय की अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान देना है कि जो घर होते थे, ठीक, तो घरों से नालियां निकलती थी। घरों से क्या निकलती थी जी? नालियां निकलती थी। और ये जो नाली है ये कहाँ जाता था? तो ये आपको ध्यान देना है कि पहले पहले घर से नाली निकला और ये जो नाली था ये मिला होता था सहायक सड़क से, ठीक है, सहायक सड़क। ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझा रहे हैं।
जैसे देखिए क्या होता था, ये मुख्य सड़क रहा और इस तरह से मान लीजिए सहायक सड़क, ठीक। तो इन सड़कों के नीचे नीचे जो है नालियों को बनाया गया था, ठीक। इन सड़कों के नीचे नीचे क्या बनाया गया था, नाली को बनाया गया था, ठीक। अब सुनिए, घरों से जो पानी निकला वो सहायक सड़कों के नीचे जो नालियां बनाई गई थी उन नालियों में जाता था, ठीक। और यहां से जो सहायक सड़कों के नीचे जो नालियां बनाई गई हैं, ये नालियां जो हैं ये मुख्य सड़क के नीचे समानांतर में जो नालियां बिछाई गई थी, बनाई गई थी, उन नालियों में जाकर के ये मिल जाता था। और मुख्य सड़क के नीचे जो नालियां होती थी ये मुख्य सड़क से होते हुए ये नगर से बाहर निकल जाती थी और नगर से बाहर जाकर के ये जो जल था वो नगर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता था। तो इस तरह की इतनी विकसित जो जल निकासी प्रणाली थी वो हमारे प्राचीनतम सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला, जिससे कि काफी गौरवान्वित महसूस होता है भारतीयों को कि इतने वर्षों पहले, लगभग मान के चलिए कि 3-4 हजार वर्षों पहले जो है इतनी सुदृढ़ नालिका जो व्यवस्था थी, जो जल निकासी प्रणाली थी वो भारत में हुआ करती थी। ये देख करके ही हमें अपने तकनीक पे काफी गर्व होता है कि इतने वर्षों पूर्व भी हमारा तकनीक जो है, हमारी सोच जो है वो इतनी ज्यादा विकसित थी। और शायद यही कारण रहा था कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो प्राचीनतम सभ्यताएं जो थी विश्व की, उन सभी सभ्यताओं में भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही हम लोग देखेंगे। इससे आगे का जो